हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज की हमारी कहानी है मायका मंदिर है तो ससुराल पाठशाला। स्मृति के पापा की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु ने उसके सारे परिवार को शौक में डुबा दिया। घर परिवार से जैसे हंसी गायब ही हो गई। पापा के जाने के गम को कोई भुला नहीं पा रहा था। पापा का अभी 2 साल पहले ही सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट हुआ था और उसका फंक्शन भी उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से किया था। बड़े जिंदा दिल थे उसके पापा। एक बार किसी से दोस्ती कर लेते तो उसे बरसों बरस निभाते थे। स्मृति में तो उसकी जान बसती थी और स्मृति भी अपने पापा को जी जान से प्यार और आदर करती थी। पर पापा की अचानक मौत ने स्मृति को अंदर कर तोड़ कर रख दिया। रह रहकर उसे याद आती और फिर घंटों रोती रहती। अभी उसके बच्चे छोटे ही थे। बेटी 5 साल की, बेटा 1 साल का। उनका ख्याल भी रखना ज़रूरी था और सास ससुर पति अभी तो घर में। इसीलिए स्मृति उनकी 13वीं करा के वापस अपने ससुराल आ गई थी। अपनी मम्मी के पास ज़्यादा दिन रुक नहीं पाई थी। उसे अपने ससुराल को जो संभालना था, फिर बेटी बहू बनने के बाद कब तक अपने मायके रह सकती है। आखिर प्राथमिकता तो ससुराल ही होती है हमारे समाज में। और फिर शादी होने के बाद ससुराल संभालना हर औरत का कर्तव्य बन जाता है। वैसे स्मृति को ससुराल बहुत ही अच्छा मिला था। माँ बाप का प्यार देने वाले सासू माँ सविता जी, पिता का लाड करने वाली ससुर नरेंद्र जी, पति विवेक भी बहुत ही केयर करने वाले मिले थे। कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन से पूर्ण संतुष्टि थी। स्मृति सासू माँ ने कभी मायका जाने से नहीं रोका। उसको जब मन हो अपने पीहर मिलकर आ सकती थी। सासू माँ का मानना था कि जब मेरी बेटी को मेरी याद आती है, हर 6 महीने में वह अपने माँ बाप से मिलने के लिए तड़प सकती है, तो फिर इस स्मृति को क्यों नहीं। वह भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा है। आखिर मैं एक माँ होकर स्मृति के मन की बात नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। सविता जी थी तो स्मृति के पति विवेक की माँ, पर स्मृति के मन की बात विवेक से ज़्यादा जानती थी। एक माँ जैसे अपनी बेटी के बारे में उनके मन की बात पढ़ लेती है, ऐसे ही सासू माँ पाकर स्मृति हमेशा सोचती है, जरूर मैंने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, तभी तो ऐसी सासू माँ मिली है। क्योंकि अगर सास इतनी समझदार और सुशील मिले तो एक लड़की के लिए अपना वैवाहिक जीवन जीना आसान हो जाता है। उन्होंने स्मृति के मुरझाए चेहरे को देखकर कहा, बेटा मुझे पता है तेरे पापा की तुझे कितनी याद आती होगी और मम्मी की चिंता भी लगी रहती है। तुम ज़्यादा रोक नहीं पाई थी उस समय। ऐसा करो, अभी दिवाली के बाद चली जाना और रहे आना 2-4 दिन, और मम्मी को अच्छा लगेगा। उसकी बेटी उसके पास हो तो आज स्मृति ने पूछा, मम्मी जी आप मेरे मन की बात बिना बताए कैसे समझ जाती हो। अरे बेटा, सास भी तो माँ जैसी होती है। तू मुझे बेटी जैसा प्यार और आदर देती है, तो क्या मैं माँ की तरह तुझे अपनापन और स्नेह नहीं दे सकती। स्मृति की सास ने उसे गले लगा लिया। सच ही तो था, इन दुख के पलों में सविता जी ने उसको पूरा मॉरल सपोर्ट दिया था, उसको बड़े प्यार से संभाला था। दोनों सास बहू की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। साथ में अजनबी लोग तो कई बार उन्हें माँ बेटी समझ लेते थे। स्मृति के पिता को शांत हुए अभी 2 महीने हो चुके थे और दीपावली का त्यौहार सर पर आ रहा था, पर इस बार स्मृति का बिल्कुल मन नहीं था त्यौहार की तैयारियां करने का। पर दीपावली तो मनानी ही थी। अपने घर के भी कुछ सोन शगुन होते हैं। और फिर उसकी दादी सास कहती है कि त्यौहार मनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, इसीलिए हमेशा त्यौहार बिना किसी कारण के छोड़ना नहीं चाहिए। पर सविता जी ने तो बोल दिया था, बेटा बस पूजा कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमें इस बार मुझे पता है तेरे मन पर क्या बीत रही होगी।
अपने पापा के बिना कोई त्यौहार मनाने का किसका मन करेगा। और हाँ, दीपावली पर तुम जाओगी तो अपना बैग अभी लगा कर रख दो, बाद में तुम दिवाली में बिजी हो जाओगी तो समय नहीं मिल पाएगा। स्मृति अपनी सास को मन ही मन धन्यवाद देती हुई दीपावली की तैयारियों में लग गई। दिवाली के दिन सुबह सास ससुर मंदिर को निकले, स्मृति को यह कहकर कि हम आए तब तक नहा धोकर तैयार रहना, फिर खाना खाकर अछूता भी निकालना है, बाकी सब काम बाद में होते रहेंगे। स्मृति के ससुर जी उसकी सासू माँ को अपनी बाइक पर बैठाकर मंदिर के लिए निकल गए थे, सोचकर कि विवेक रात को लेट आया था ऑफिस से, तो सोने दो, कार से चलने को तो उसे जगाना पड़ेगा। घर से थोड़ी दूर पर ही गए होंगे कि उनकी बाइक का बैलेंस सड़क पर फैली रोड़ी बजरी के कारण बिगड़ गया और वह दोनों भी गिर गए। कुछ रोड़ी बजरी नरेंद्र जी के घुटनों के अंदर तक चली गई और गहरा घाव हो गया। वहीं सविता जी के कंधे में अंदरूनी चोट आई। राहगीरों ने किसी तरह उन्हें उठाया और विवेक को फ़ोन किया। विवेक जल्दी से उठा, स्मृति को बताया और कार लेकर दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुँचे, चेकअप करवाया तो पता लगा कि सविता जी को कंधे में और नरेंद्र जी को घुटने में फ्रैक्चर हो गया है और दोनों को अगले 10 से 15 दिनों तक बेड रेस्ट करना है और आराम में रहना है, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी है। यह सुनकर सब उदास और दुखी हो गए। वही स्मृति का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक तो पापा के जाने का गम भुला भी नहीं पाई और ऊपर से आज इतने बड़े त्योहार के दिन सासू माँ और ससुर जी का इस तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाना उस पर दुखों का पहाड़ टूटने जैसा हो गया था। साथ में छोटे बच्चों का साथ पर स्मृति के ससुर जी को त्योहार को अभी भी पारंपरिक तरीके से मनाना पसंद था और उनको खुद घर को सजाना, तैयारियां करना भी बहुत पसंद था। पर इनकी इस हालत में साल का इतना बड़ा त्यौहार कैसे मनाया जाएगा, यही सोचकर वह ज़्यादा दुखी थे। और सविता जी को अपने दुख से ज़्यादा स्मृति के लिए दुख हो रहा था कि बेचारी छोटे बच्चों को संभाले या हम बूढ़े बड़ों को, और वह अपनी मम्मी से मिलने के लिए कितनी खुशी थी। इसने मेरे कहने पर बैग भी लगा कर रख दिया। खैर, अब जो होना था वह हो गया, पर त्यौहार तो मनाना ही था, इसीलिए स्मृति सब चिंताएं भूलकर घर के काम में लग गई। और जब तक वह लोग अस्पताल से फ्री होकर आए तब तक दोपहर के 2 बज चुके थे और उसने पूरा खाना तैयार कर लिया, घर सेट कर दिया। दीपावली की पूजा की सारी सामग्री मंदिर में सजा कर रख दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे नरेंद्र जी को पसंद थी। उन्होंने बोला भी, बेटा तुम जैसा करना चाहो कर लो, अभी तुम अकेली क्या क्या करोगी। पर वह बोली, पापा जी आप वैसे ही आज इस दुर्घटना से इतने उदास हो और दुखी हो, तो कम से कम पूजा अच्छे से संपन्न होगी तो आपका दिल और खुश हो जाएगा। सुनकर ससुर जी की आंखें भर आईं। एक बहू भी इतना सोच सकती है अपने सास ससुर की खुशी के बारे में। पूजा का समय हो गया था। स्मृति के सास और ससुर जी ऊपर कुर्सी पर बैठे थे और विवेक और स्मृति को सारी विधि समझा रहे थे और पूजा ससुर जी के अनुसार संपन्न हो गई। वह लोग दवाई लेकर सो गए क्योंकि गिरने और चोट लगने की वजह से ज़्यादा देर तक बैठे रहने स्थिति में नहीं थे वह लोग। और स्मृति ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी चरण स्पर्श कैसे हो आप। मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तू बता समधी जी और समधन जी कैसे हैं। मेरी बात नहीं हो पाई उनसे सुबह, ला मेरी बात करवा दे। अभी मम्मी वह सो गई दवाई लेकर, अभी ठीक है, बाकी टाइम तो लगेगा। अभी कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी मैं आपसे मिलने आ ही रही थी और बैग भी लगा लिया था, पर और स्मृति फूट फूट कर रोने लगी। अरे तो क्या हुआ बच्चा, मैं ठीक हूँ। और फिर सोम स्मृति का भाई भी, तो यहाँ तू रोना बंद कर। अभी और सुन, तेरे पापा को जाना था
तो चले गए, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पर तू भगवान का शुक्रिया अदा कर जो इतनी बड़ी बला टल गई और समधी समधन जी को चोट आकर रह गई। तू अब उनकी मन लगाकर सेवा कर, आखिर सास भी तो माँ जैसी होती है। मेरे साथ तो रह लिया जितना रहना था, अब तुम्हें अपनी उसी माँ के साथ रहना, अपना जीवन बिताना, इसीलिए उनका विशेष ध्यान रखना। एक माँ को परेशानी में छोड़कर दूसरी माँ से मिलने आना उचित नहीं है बेटा। उनके अच्छे होने पर मैं खुद ही उनसे और तुझे मिलने आ जाऊंगी और मैं भगवान से उनके जल्दी ठीक होने की दुआ करूंगी ताकि तुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। और कहकर मम्मी हंस दी। स्मृति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मम्मी की बात सुनकर थैंक यू मम्मी, आपसे बात करके मुझे बहुत हिम्मत मिल गई। आप ही तो हो जो मेरी हर मुसीबत का हल चुटकियों में निकाल देती हो। सच, माँ तो माँ होती है, पास रहकर अपने प्रेम का खजाना हम पर लुटाती है तो दूर रहकर अपनी दुआओं की दौलत से हमें धन्य कर देती है। अरे अब ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़, चल तू सो जा, अभी थक गई होगी पूरे दिन काम करके। लव यू माँ कहकर स्मृति और मम्मी ने फ़ोन रख दिया। स्मृति अपने सारे काम निपटा कर जैसे ही बिस्तर पर पड़ी, पड़ते ही उसको नींद आ गई। आज थक जो गई थी, सुबह उन लोगों के उठने पहले उठ गई और उनका गर्म पानी चाय सब तैयार करके उनके कमरे में ले गई। वह लोग अभी स्मृति के कमरे में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उसके रूम में अटैच वॉशरूम था और वेस्टर्न टॉयलेट कमोड वाला भी था जिसकी उन लोगों को बहुत ज़रूरत थी। ऐसी स्थिति में स्मृति सविता जी को चाय देते हुए बोली, मम्मी जी आप चिंता मत करिए, बच्चे सो रहे हैं, तब तक मैं आपका सारा काम करवा देती हूँ। वह सोच आदि से फ्री हुई तब तक ना स्मृति उनके लिए गुनगुना पानी ले आई और उनके मुंह हाथ धुलवा कर उनके सारे कपड़े बदले, उनके सारे शरीर पर तेल लगाया, उनके बाल बनाए क्योंकि कोई भी काम करने में वह पूरी तरह असमर्थ थी। फ्रैक्चर उनके दाहिने कंधे में जो हुआ था, आज स्मृति के लिए उनकी सासू माँ एक बच्चे से कम नहीं थी, पर स्मृति के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी और सासू माँ अपनी बहू को इतनी सेवा करते देख मन ही मन ढेरों आशीर्वाद दे रही। वह बोली, बेटा सॉरी, मेरी वजह से तुम अपनी माँ से मिलने नहीं जा पा रही। और स्मृति ने उनको बीच में ही टोकते हुए कहा, मम्मी जी मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। मेरी मम्मी से बात हो गई है, उनका फ़ोन आया तब आप सो रही थी, वह आपसे बात करना चाहती थी। उन्होंने बोला तुझे अपनी एक मम्मी से मिलने के लिए दूसरी मम्मी को तकलीफ़ में छोड़कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर सासू माँ भी तो माँ का ही रूप है। एक माँ दुखी रहेगी तो दूसरी माँ कैसे खुश रह सकती है। भला यह सुन सविता जी की आंखें खुशी के आंसुओं से भीग गईं और अपनी समधन के लिए ढेरों दुआएं मन ही मन देने लगीं। स्मृति ने तन मन धन से खूब सेवा की अपनी सासू माँ और सास ससुर जी की। उन्होंने टाइम टू टाइम दवाई देती, उनको एक्सरसाइज करवाती, उनके खाने पीने का विशेष ख्याल रखती, कैल्शियम से भरपूर खाना खिलाती ताकि हड्डियां जल्दी जुड़ जाएं। और इस उम्र में भी वह समय पर रिकवरी करा रहे थे। विवेक का ऑफिस था, पर वह जाने से पहले और आने के बाद स्मृति की हर संभव मदद करता। घर पर समाचार लेने आने वाला भी तांता लगा रहता। कभी कोई ससुराल से आता तो कभी सविता जी के मायके से, कभी पास पड़ोसी आ जाते, पर स्मृति सबका आदर सम्मान के साथ स्वागत करती क्योंकि उसने अपने ससुर जी को अपने माता पिता जो मान लिया था। दोस्तों, काश हर परिवार में सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। किसी की बुराई को अनदेखा करके उसकी अच्छाई को ध्यान में रखते हुए रिश्ते निभाए जाएं तो ना तो कोई सास बुरी होगी और ना कोई
बहू बुराइयां सब में होती हैं, पर किसी की बुराई को उसकी अच्छाई पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और सास तो सिर्फ नाम से बदनाम है। हर सास एक की सी नहीं होती है और हर बहू भी एक सी नहीं होती है। इसीलिए किसी के कह देने भर से सास बहू का रिश्ता कड़वा नहीं हो जाता। मुझे तो लगता है कि एक बहू की तकलीफ़ को समझकर अगर एक सास बहू को बेटी मानकर उसे माँ जैसा लाड़ प्यार देगी तो एक बहू को भी सास में माँ का प्रतिरूप जरूर दिखेगा और उसे मायके की कमी कभी महसूस नहीं होगी। और तो और एक दूसरे के साथ से तकलीफ़ आसानी से दूर हो जाएगी। आखिर मानो तो सास माँ जैसी है, क्योंकि एक माँ जन्म देती है तो दूसरी माँ जीवन जीना सिखाती है। अपने अच्छे बुरे अनुभवों से बहू को घर गृहस्थी चलाने का सलीका बताती है। हाँ, समझने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। एक माँ अपने जिगर का टुकड़ा अजनबी हाथों को सौंप देती है तो दूसरी माँ भी तो अपने जिगर का टुकड़ा अपनी बहू के हवाले कर देती है। जहाँ माता पिता के साय में मायका मंदिर लगता है तो ससुराल सास ससुर की नसीहतों से पाठशाला का एहसास करवाता है। मेरे शब्दों में कहूँ तो मायका मंदिर है तो ससुराल पाठशाला। मायके में जन्म लिया तो ससुराल में सारा जीवन बिताया। मायके में माता पिता की छांव तले जहाँ सुकून फरमाया, वहीं ससुराल आकर सास ससुर की नसीहतों से ढेर सारा ज्ञान पाया। मायके में नहीं कोई चिंता फिक्र होती। एक बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए माता पिता के लिए हरदम बच्ची रहती है। वही बेटी अगर ससुराल में हो तो सास जैसी माँ के अनुभवों से सीख एक आदर्श बहू और समझदार पत्नी में बदल जाती है। मायके में मंदिर जैसे शांति है तो ससुराल में पाठशाला जैसा शोरगुल। मायके में एक पेड़ के कई फल हैं तो ससुराल में जैसे गेंदा फूल। आप लोगों का यह कहना है कि क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।